सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। हम लोग यूपीएससी जियो साइंटिस्ट कोर्स का जो लेक्चर सीरीज हम लोग बेसिकली स्टार्ट किए थे, उस लेक्चर सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लगभग हम लोग चैनल में 16 लेक्चर्स हम लोग बेसिकली कवर किया, और जितना भी लेक्चर्स है बेसिक से लेके एडवांस तक प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हम लोग लेक्चर सीरीज को बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्यू फिजिक्स एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस क्यू फिजिक्स एकेडमी से स्टूडेंट को बेसिकली क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्यू फिजिक्स एकेडमी इज ए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। क्यू फिजिक्स एकेडमी इज ए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर CSIR नेट, गेट, IIT जैम एंड UPSC जियो साइंटिस्ट एग्जाम। ठीक है। और CSIR नेट में स्टूडेंट को जो आगे आने वाला जून का एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम के लिए एनरोल करने के लिए स्टूडेंट क्यू फिजिक्स एकेडमी का ऐप आप लोग प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स में ज्वाइन भी हो सकते हैं आप लोग। उसके लिए क्यू फिजिक्स स्टूडेंट को बेसिकली पे करना होगा 7,058 रुपीज़ फॉर फुल कोर्स। उसके बाद गेट के लिए भी सेम फीचर्स है। गेट के लिए भी अगर कुछ भी स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट सिर्फ गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट को फीस पे करना होगा 7,058 रुपीज़। ओके। और उसके साथ साथ यूपीएससी जियो साइंटिस्ट कोर्स का भी एक बैच अनाउंसमेंट होने वाला है 2023 के लिए। ठीक है। उसका एडमिशन प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसका एडमिशन प्रोसेस इस 2022 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके बाद से प्रीलिम्स के लिए 2023 के प्रीलिम्स के लिए उसका बैच बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। जो स्टूडेंट यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशंस, CSIR नेट, IIT जैम और गेट एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो आप लोग क्यू फिजिक्स एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। ठीक है। सो चलिए आज का लेक्चर बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। आज का जो लेक्चर है बेसिकली, आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सिलेबस है। आज का लेक्चर का बेसिकली एम क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। बेसिकली टुडेज क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक। ओके। अर्थक्वेक के रिगार्डिंग हम लोग पैरामीटर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट रिगार्डिंग टेलीसिस्मिक सिग्नल। हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेलीसिस्मिक सिग्नल। ओके। टेलीसिस्मिक सिग्नल के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ओके। थर्ड में हम लोग जो टॉपिक बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट्स रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। कंपैरिजन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ओके। दिस आर द कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग वन बाय वन आज का लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ओके। चलिए हम लोग फर्स्ट जो कंसेप्ट है पैरामीटर्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पैरामीटर्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स के बेस्ड करके। ओके। सो हेडिंग डालिए पैरामीटर्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक। पैरामीटर
सो अर्थक्वेक का इफेक्ट और अर्थक्वेक का साइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। अर्थक्वेक का इफेक्ट और अर्थक्वेक का साइज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक का साइज और इफेक्ट के बारे में उसका जो स्टडी है ना, उसका स्टडी अच्छे तरीके से करने के लिए मतलब कौन सा पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पैरामीटर के थ्रू हम लोग अर्थक्वेक का इफेक्ट एज वेल एज साइज के बारे में हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है। सो टू डिस्क्राइब द effect and the size of the earthquakes, there is basically two important parameters. So what is the parameters? Two parameters are basically, here is basically two parameters. Okay, here is basically two parameters describe the effect and the size of earthquake. First of all is intensity. Okay, first of all is intensity. Second जो parameter से basically this is the magnitude. Okay, this is the magnitude. These two parameters are describe the effect as well as size of earthquake. Okay, चलिए यहाँ पे एक नोट करके लिखिए, these two parameter describing the effect and size of earthquake. क्लियर? ठीक है। ये जो दो पैरामीटर्स है, इस टू पैरामीटर्स आर बेसिकली साइज और इफेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है। इसमें से कौन सा पैरामीटर अर्थक्वेक का साइज को एक्सप्लेन करने वाले हैं और अर्थक्वेक का इफेक्ट कौन सा पैरामीटर बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बेसिकली, उसके बारे में इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी? ओके, चलिए हेडिंग डालिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी से हम लोग बेसिकली क्या क्या टॉपिक और क्या क्या कंसेप्ट हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं। ठीक है। सो इंटेंसिटी, देखिए ये जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी से क्या हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे। मान लिया कुछ प्लेस में अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, अर्थक्वेक का जो रिगार्डिंग जो इफेक्ट है, सारे इफेक्ट बेसिकली इफेक्ट हम लोग अर्थक्वेक का इफेक्ट बेसिकली स्टडी करेंगे इंटेंसिटी के थ्रू। ठीक है, इंटेंसिटी के थ्रू हम लोग स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। ओके, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट बेसिकली मैनकाइंड और एनवायरमेंट के ऊपर एक अर्थक्वेक हुआ, उस अर्थक्वेक का इफेक्ट बेसिकली मैनकाइंड और एनवायरमेंट के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग बेसिकली थोड़ा सा स्टडी करेंगे इंटेंसिटी के थ्रू। ओके, दिस इज द बेसिक। ओके, सो इंटेंसिटी के थ्रू हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली वी आर डिस्क्राइबिंग द सेविरिटी। ओके, इस टर्म को अच्छे से लिखिए, जो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइबिंग द सेविरिटी, okay, severity, that is most important term. Severity of the earthquake effect. ठीक है, on the mankind and the environment clear?
सो यहाँ पे हम लोग एक टर्म बेसिकली यूज किया, यहाँ पे हम लोग जो टर्म को यूज किया दैट इज द सेवेरिटी। सेवेरिटी का मतलब क्या है, ठीक है, ये जो सेवेरिटी है, सेवेरिटी का मतलब बेसिकली रेटिंग ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का रेट है उसको हम लोग सेवेरिटी बोलने वाले हैं। तो इसका मतलब इंटेंसिटी बेसिकली इंटेंसिटी जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर के थ्रू हम लोग अर्थक्वेक का रेट हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो सेवेरिटी का मतलब क्या हुआ, सेवेरिटी का मतलब सेवेरिटी इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली रेटिंग ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है, रेटिंग ऑफ एन अर्थक्वेक। क्लियर? ओके स्टूडेंट, सो हम लोग एक बात अच्छे से लिख सकते हैं, ये जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी के थ्रू हम लोग अर्थक्वेक का रेट और इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर? सो नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए एक बात अच्छे से, थ्रू इंटेंसिटी we are study through intensity we are study the rate of earthquake, the rate of earthquake। clear? these are the basic part। clear हुआ? हम लोग इंटेंसिटी के थ्रू बेसिकली ओनली स्टडी अबाउट द रेट ऑफ अर्थक्वेक, रेट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का रेट के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है बेसिकली एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लोग बेसिकली क्या फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, हेडिंग डालिए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, देखिए एम्पलीट्यूड इज एन पैरामीटर, ठीक है, इस पैरामीटर के थ्रू हम लोग फाइंड करने वाले हैं साइज ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। सो बेसिकली वी आर मेजरिंग size of earthquake, okay, साइज ऑफ अर्थक्वेक, वी आर मेजरिंग साइज ऑफ अर्थक्वेक। हम लोग अर्थक्वेक के साइज के बारे में डिस्कस स्टडी करेंगे। सो हियर इज साइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज, यहाँ पे साइज क्या है, ये जो साइज वाला एक टर्म है, इस साइज का मतलब क्या हुआ, इस साइज का मतलब बेसिकली ये जो साइज है, इस साइज का मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए साइज का मतलब हुआ एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड मीन्स, साइज का मतलब यहाँ पे बेसिकली हो रहा है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड किसका, एम्पलीट्यूड जो सिस्मिक वेव जनरेट होता है ना अर्थक्वेक में, बेसिकली सिस्मिक वेव बेसिकली जनरेट होता है, तो सिस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। सो अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव, और सिस्मिक वेव बेसिकली प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो जो सिस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस सिस्मिक वेव का हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेंगे, और इस एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लोग अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड के बारे में, इट्स मीन्स अर्थक्वेक के साइज के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे, उससे हम लोग को अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड भी पता लग जाएगा, ठीक है। ओके ओके, सो मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह को, ये वाला टर्म एम्पलीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ओके, ये वाला टर्म इज मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड इज अ पैरामीटर
मैग्नीट्यूड। सो हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वी आर मेजरिंग द साइज ऑफ द अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड के थ्रू हम लोग अर्थक्वेक के साइज फाइंड करेंगे। साइज का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड बेसिकली सिस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये जो वेव एम्पलीट्यूड है बेसिकली किसका एम्पलीट्यूड है, सिस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। क्लियर, सिस्मिक वेव। सो सिस्मिक वेव का हम लोग एम्पलीट्यूड देखेंगे। अब देखिए अर्थक्वेक में जो सिस्मिक सेंटर है दैट मीन्स हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर से बेसिकली सरफेस वेव बेसिकली जनरेट होता है। यस, सरफेस वेव नॉट बॉडी वेव, ठीक है। हम लोग स्टडी किया था अर्थक्वेक में कौन सा वेव बेसिकली जनरेट होता है, वो बेसिकली सरफेस वेव है। सो यहाँ पे सिस्मिक वेव मीन्स हम लोग सरफेस वेव का मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं दैट इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड ऑफ द सरफेस वेव एम्पलीट्यूड। ओके, क्लियर, सरफेस वेव एम्पलीट्यूड। सो हम लोग सरफेस वेव एम्पलीट्यूड के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग को जो फाइंड करना होगा बेसिकली सरफेस वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा। उस सरफेस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके थ्रू हम लोग अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के बारे में अंदाज लगाएंगे, ठीक है। जो सारे कंसेप्ट है, सारे इंफॉर्मेशन है, सो सरफेस वेव का एम्पलीट्यूड के सरफेस वेव का एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लोगों को मिलने वाला है। जितना सारा इन्फॉर्मेशंस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड के बारे में जो सारे इन्फॉर्मेशंस हम लोग सरफेस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके थ्रू हम लोगों को मिलने वाला है। सही बात है, ओके, दैट्स फाइन। दिस इज द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में और भी डिटेल स्टडी करेंगे, सो उसको स्टडी करने से पहले हम लोग ये जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ऑफ अर्थक्वेक, इसका कौन सा मोशन के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। बेसिकली एक मोशन, कौन सा मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशंस और वर्टिकल मोशन, कौन सा मोशन के लिए हम लोग अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। ये जो सरफेस वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके लिए पार्टिकल का जो मोशंस बेसिकली होगा ना इनसाइड द अर्थ और मीडियम, उस पार्टिकल का मोशन क्या हो, कौन सा मोशन के लिए हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे। ओके, सो चलिए हेडिंग डालिए द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं, द मैग्नीट्यूड of earthquake, magnitude of earthquake determined from the horizontal ground motion, horizontal ground motions और vertical motions। ओके, तो जो मोशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसका मोशन है, मोशंस मीन्स मोशंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल। ओके, दैट इज द क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चंस बेसिकली अराइज हो रहा है यहाँ पे। सो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या बोला, हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, राइट, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। उसके लिए पार्टिकल का मोशंस, कौन सा पार्टिकल मोशंस के लिए हम लोग फाइंड करेंगे,
हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशंस और वर्टिकल मोशंस, किसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशंस क्या है, वर्टिकल मोशंस क्या है, इस दोनों मोशंस के बारे में हम लोग आइडिया डिस्कस तो किया। आगे वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे और रिकैप्चुलेट करके आगे बढ़ेंगे, राइट। सो देखिए, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशन को चूज किया, मान लिया हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे थ्रू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशन, उसमें क्या डिफिकल्टी आने वाला है, मतलब क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलने वाला है वो देखेंगे। अगर वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल इसको चूज किया, उसके लिए क्या डिफिकल्टी, आई मीन व्हाट इज द व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलने वाला है, वो हम लोग देखेंगे। सही बात। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशंस, इसमें क्या होता है बेसिकली, हॉरिजॉन्टल मोशंस मींस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशंस। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशंस, ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए हम लोग जितना सारा डाटा बेसिकली डाटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, वो हम लोग किसके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, थ्रू ए सिस्मोग्राम और रिकॉर्डिंग पॉइंट, एंड all the recording points are placed in the horizontal surface in a successive manner. It means हम लोग मान लिया this is the earth surface, this is the earth surface, इसके बारे में हम लोग बहुत बार this is the earth surface, okay, earth surface, और ये जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस में बहुत सारा सिस्मोग्राम और रिकॉर्डिंग पॉइंट इन ए सक्सेसिव मैनर बेसिकली अरेंज्ड है, ठीक है। सो इसके थ्रू हम लोग सारे डाटा, अर्थक्वेक का सारे डाटा हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड करते थे। सो इसका मतलब क्या हुआ, जितना सारा सिस्मोलॉजिकल स्टेशन है ना, वो सारे सिस्मोलॉजिकल स्टेशंस आर इक्विप्ड मेनली विद द हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। तो इस बार क्या हो रहा है देखिए, अगर ये जो सिस्मोमीटर है, सारे सिस्मोमीटर दिस आर द ए बी सी डी ई, बोथ आर ए बी सी डी ई, all are basically seismometer, okay। all are basically seismometer, सारे सिस्मोमीटर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन और ऑन द सरफेस में बेसिकली सक्सेसिव मैनर में बेसिकली रीअरेंज्ड है, ठीक है। सो आप देखिए, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन के थ्रू हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को फाइंड करेंगे, सो बेसिकली इसमें एक डिफिकल्टी अराइज होने वाला है, बिकॉज ये जो सिस्मोमीटर है ना, ये जो सिस्मोमीटर है, ये सारे सिस्मोमीटर क्या कौन सा वेव को बेसिकली रिकॉर्ड करने वाले हैं, दिस इज रिकॉर्ड ओनली सरफेस वेव, ओके, इट्स ओके। ये जो सिस्मोमीटर है, सारे सिस्मोमीटर सरफेस अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इसमें रीअरेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे सिस्मोमीटर सरफेस वेव को रिकॉर्ड करेंगे, इट्स फाइन, बट ये जो सरफेस वेव है, इस सरफेस वेव को इस लोग रिकॉर्ड तो कर रहा है ना। तो इसमें क्या डिफिकल्टी है, इस डिफिकल्टी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सरफेस वेव मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये जो सरफेस वेव है ना, सरफेस वेव, सो एच सिस्मोमीटर लिखिए एक पॉइंट,
seismometers are all rearranged on the earth surface hence seismometers are records surface wave. Clear? ओके, डोंट वरी। बट ये जो सरफेस वेव है, दिस सरफेस वेव इज कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लव वेव एंड द रेलिक्स वेव। ओके, जो सरफेस वेव है ना, जो सरफेस वेव है, इस पॉइंट को लिखिए। बट surface wave consist of एट मीन सुपरपोजिशन, इसको मत लिखिए। इसमें क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन को चूज किया, उसमें क्या हुआ, जो सारे सिस्मोमीटर है उस सरफेस वेव को रिकॉर्ड करेंगे। बट वो जो सरफेस वेव होगा, उस सरफेस वेव में लव वेव और रेलिक्स वेव, बोथ वेव का सुपर पोजिशन में हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बट द सरफेस वेव कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुपरपोजिशंस ऑफ लव एंड रेलिक्स वेव। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन में पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो सरफेस वेव बेसिकली जनरेट होता है, और वो जो सरफेस वेव सिस्मोमीटर में रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें लव वेव और रेलिक्स वेव, बोथ वेव का सुपरपोजिशन होके बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, लव वेव एंड रेलिक्स वेव, both waves are superimposed and they are recorded by the seismometers, जिसमें एक डिफिकल्टी अराइज हो रहा है। सो जो डाटा मिलेगा, इस डाटा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, लव वेव एंड रेलिक्स वेव, सुपरपोजिशन ऑफ लव वेव एंड रेलिक्स वेव। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म बेसिकली मिला, वो इंपॉर्टेंट टर्म इज द superposition of the love wave and रेलिक्स वेव। ओके, सो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो सरफेस वेव बेसिकली रिकॉर्ड होता है, उसमें लव वेव और रेलिक्स वेव्स बोथ आर इन सुपर इम्पोज्ड, दोनों वेव बेसिकली सुपर इम्पोज्ड होके रिकॉर्ड हो रहा है। सो हेंस थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिकॉर्ड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग थियोरेटिकली अगर इंटरप्रिटेट करेंगे इस रिकॉर्डिंग डाटा को, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, दिस इज द रीजन, दिस इज द बेसिकली रीजन्स। सो एक पॉइंट को लिखिए, अच्छे से पॉइंट को लिखिए, पॉइंट लिखिए, नोट मेकिंग करिए। नोट इज इंपॉर्टेंट, नोट इज इंपॉर्टेंट, नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेंस theoretical interpretations of the recording data is very complicated। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम लोग कंसेप्ट को देखा। ओके,
एक पॉइंट हम लोग डिस्कस किया ना, हम लोग चूज करेंगे वर्टिकल मोशन को। सिर्फ पार्टिकल का वर्टिकल मोशंस के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वर्टिकल मोशंस। वर्टिकल मोशन, इस वर्टिकल मोशन में बेसिकली क्या क्या, देखिए इसमें डिफिकल्टी है कि नहीं। अगर डाटा जो रिसीव हो रहा है सिस्मोमीटर में वो सारे क्या एल वेव और लव वेव और रेलिक्स वेव का सुपर पोजिशन सुपर उसका जो सुपर इम्पोज वेव है वो बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है, क्या ओनली लव वेव रिकॉर्ड हो रहा है, ओनली रिकॉर्ड रेलिक्स वेव रिकॉर्ड हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है, इट इज रिकॉर्ड्स ओनली रेलिक्स वेव, ठीक है। वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल मोशंस में जो वेव बेसिकली रिकॉर्ड होगा इन सिस्मोमीटर, इट्स ओनली रेलिक्स वेव, ठीक है, इट्स ओनली रेलिक्स वेव। तो लिखिए इन वर्टिकल मोशंस, इन वर्टिकल मोशंस, इन वर्टिकल मोशंस only records, it's only records the Rayleigh's wave. Clear? Only Rayleigh's waves. Okay? Rayleigh's wave है. Okay. So surface wave magnitude has come to based on the vertical component of the motions. So हम लोग जो surface wave इसमें देखो, so hence the theoretical interpret, हम लोग जो डाटा मिलेगा वो डाटा इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इजी, क्लियर कट, क्रिस्टल्स। सिर्फ एक वेव के लिए डाटा मिल रहा है और उसमें क्या हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या था, लव वेव के लिए डाटा मिल रहा है, रेलिक्स वेव का डाटा मिल रहा है, मतलब दोनों वेव का जो डाटा बेसिकली एक दूसरे सुपर इम्पोज होकर डाटा बेसिकली मिल रहा था। तो बेसिकली जो डाटा था वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको एनालाइज करना वेरी कॉम्प्लिकेटेड था। बट वर्टिकल मोशंस में सिस्मोमीटर में ओनली रेलिक्स वेव बेसिकली रिकॉर्ड्स हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग को एनालाइज करना बहुत ही इजी होगा। सो इट्स मीन्स हम लोग सरफेस वेव का मैग्नीट्यूड्स मीन्स, इसमें जो सरफेस वेव का हम लोग जो मैग्नीट्यूड हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में बोला था, साइज मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स मीन्स सिस्मिक वेव का मैग्नीट्यूड और सिस्मिक वेव का मैग्नीट्यूड मीन्स सरफेस वेव मैग्नीट्यूड। सो हम लोग सरफेस वेव मैग्नीट्यूड्स मीन्स रैली वेव का मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ओके, सो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड्स, सो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड लिखिए, सो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, magnitude has come to based on vertical component of motions, vertical motions of particles, clear, of particle। so हम लोग सरफेस वेव मैग्नेट फाइंड करेंगे ओनली वर्टिकल मोशंस, क्लियर, हम लोग आइडिया लगा लिया। तो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग ओनली वर्टिकल मोशंस को देखने वाले हैं। इट्स ओके। ओके, सो वर्टिकल मोशंस को हम लोग देखेंगे। चलिए इस दोनों कंसेप्ट को, दोनों मोशंस को हम लोग एनालाइज करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन में बेसिकली आने वाला है, आ रहा है। उस पॉइंट को आप लोग नोट करके लिखिए जिससे क्वेश्चंस बेसिकली बन सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में बेसिकली जिस पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, एक पॉइंट को नोट करके लिखिए अच्छे से। क्या लिखेंगे, द मेजोरिटी ऑफ द सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, लिखिए द मेजोरिटी of surface wave, majority of surface wave magnitude, surface wave magnitude assigned to
assigned to earthquake based on मेजोरिटी ऑफ द अर्थक्वेक का जो सरफेस है मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन वर्टिकल मोशंस रिकॉर्ड्स. ओके, वर्टिकल मोशंस रिकॉर्ड. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इससे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा. सो हम लोग अर्थक्वेक का सरफेस वेव मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन वर्टिकल मोशंस. ठीक है, वर्टिकल मोशंस के थ्रू हम लोग बेसिकली इसको देखने वाले हैं. वर्टिकल मोशंस के थ्रू हम लोग इसको देखने वाले हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो ओके, इट्स ओके, फाइन. सो ये जो वर्टिकल मोशंस के थ्रू, ठीक है, वर्टिकल मोशंस के थ्रू हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे. इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग बेसिकली यूज करेंगे. ठीक है, सरफेस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग सरफेस वेव जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन वर्टिकल मोशंस. ठीक है, सो वर्टिकल मोशंस के ऊपर बेस्ड करके एक इंस्ट्रूमेंट है. उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट क्या है बेसिकली? देखिए, इंस्ट्रूमेंट ओके. इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर वर्टिकल मोशंस, वर्टिकल ग्राउंड, वर्टिकल मोशंस. क्या इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करेंगे फॉर वर्टिकल मोशंस? स्प्रिंग माउंटेन सिस्मोग्राफ हम लोग बेसिकली यूज करेंगे. क्या? स्प्रिंग माउंटेन सिस्मोग्राफ. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्प्रिंग माउंटेन सिस्मोग्राफ. ओके, सिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे बेसिकली स्प्रिंग माउंटेन सिस्मोग्राफ. सो देखिए, व्हाट इज सीन स्प्रिंग माउंटेन सिस्मोग्राफ? स्प्रिंग माउंटेन सिस्मोग्राफ, इसका थोड़ा सा इसका पिक्चर, इस इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर को हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे. हम लोग खुद से ड्रॉ करेंगे. हम लोग देखेंगे क्या है बेसिकली. सो हम लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया भी मिल जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में. ओके, सो बेसिकली एक टेबल है. देखिए, ड्रॉ करिए, आप लोग खुद से ड्रॉ करिए. ड्रॉ करिए, एक टेबल है यहाँ पे. ओके, चलिए, यहाँ से एक स्प्रिंग है, यहाँ से स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक लोड है बेसिकली, मास. यहाँ पे एक मास बेसिकली है. ठीक है, एक बेसिकली मास है. इस तरह का एक मास बेसिकली हैंग है बेसिकली. और जो मास है इज कनेक्टेड विथ एस लाइक इट. ओके, और इस साइड से एक बेसिकली यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है और इस तरह का है, और यहाँ पे एक बेसिकली पेन है. दिस इज द पेन. सो और दिस इज द स्प्रिंग और मास. और ये जो पॉइंट है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है. इस पॉइंट को हम लोग बोलने वाले हैं पिवोटेड कॉन्स. यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट से बेसिकली मास अप एंड डाउन हो सकता है बेसिकली. ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में मास टू मूव, इस पॉइंट से बेसिकली मास टू मूव
अप एंड डाउन, राइट। दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज द स्प्रिंग। ये क्या है बेसिकली, ये क्या है? दिस इज बेसिकली मास लूजली कपल्ड टू द अर्थ, मास loosely coupled, loosely coupled to the earth through spring, to the earth through a spring, spring, right? और is basically this is the pen, this is the pen, और ये जो हम लोग ड्रॉ किया, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मूविंग चार्ट पेपर, मूविंग चार्ट पेपर, दिस इज मूविंग चार्ट पेपर, ओके, चार्ट पेपर। हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, वो ज़रूरत नहीं है। हम लोग जस्ट वर्टिकल मोशंस के लिए मास को अप डाउन करेंगे, दिस इज वर्टिकल मोशंस हो रहा है, और उसमें थ्रू इस पेन में एक ग्राफ हम लोग को मिलेगा, ठीक है, इस चार्ट पेपर में, उसके थ्रू हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इस तरह का सारे कंपोनेंट बेसिकली इंक्लूड है। सो इंस्ट्रूमेंट पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज होने वाला है? स्प्रिंग माउंटेन सिस्मोग्राफ, ओके, स्प्रिंग माउंटेन सिस्मोग्राफ बेसिकली यूज होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट सरफेस वेव मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे ऑफ अर्थक्वेक। सरफेस वेव मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे, अर्थक्वेक का सरफेस वेव मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। हम लोग एस वेव एज वेल एज पी वेव एज वेल एज हम लोग पी, और बेसिकली सरफेस वेव मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे फॉर एस वेव। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे बॉडी वेव मैग्नीट्यूड ऑफ ए अर्थक्वेक, ठीक है। देखेंगे उसके थ्रू क्या बेसिकली कैलकुलेशन में डिफरेंट बेसिकली आने वाला है, ओके। सो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, सरफेस वेव मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, हेडिंग डालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ओके। सरफेस वेव मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, हम लोग जो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे बेसिकली फॉर ओनली फॉर एस वेव, लिखिए, डिफाइन करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, नॉट पी वेव, ओनली फॉर एस वेव, ओके। एस वेव के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सरफेस वेव मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, डिनोट करने वाले हैं बेसिकली एम एस से, कैपिटल एम एस से, कैपिटल एम एस से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, दिस इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द ग्राफ। जो ग्राफ आगे वाला जो ग्राफ हम लोग स्टडी किया, जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, इसमें ग्राफ हम लोग देखा ना, ये वाला जो ग्राफ हम लोग देखा, राइट, इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है, ये जो ग्राफ हम लोग, ये जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखा, इसमें एक ग्राफ हम लोग को मिलेगा इस पॉइंट में, जो पेपर है इसमें, इस ग्राफ के थ्रू बेसिकली, इस ग्राफ के थ्रू बेसिकली इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बेसिकली जो सिस्मोलॉजिस्ट है बेसिकली इसको डेवलप किया, ओके। सो जो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दिस इज द log 10 AS अपॉन कैपिटल T 1.66 log 10 डेल्टा प्लस 3.3। अब देखिए इसमें बहुत सारे पैरामीटर और टर्म बेसिकली इंक्लूड है।
इसमें ए एस क्या है, कैपिटल टी क्या है, डेल्टा क्या है, सारे हम लोग देखेंगे। ओके, सारे हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली ए एस क्या है, बेसिकली देखिए यहाँ पे जो ए एस था, ए एस इज नथिंग बट द वर्टिकल कंपोनेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ग्राउंड मोशंस, इट मीन्स रेलिक्स वेव एम्पलीट्यूड। ए एस बेसिकली क्या है, रेलिक्स वेव एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, रेलिक्स वेव एम्पलीट्यूड। इसका यूनिट बेसिकली हम लोग माइक्रोमीटर में हम लोग फाइंड करेंगे। इसका यूनिट क्या है, इन माइक्रोमीटर। इसको हम लोग माइक्रोमीटर यूनिट में बेसिकली डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, इसके बाद कैपिटल टी था। इस कैपिटल टी क्या है, बेसिकली देखिए कैपिटल टी इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ रेलिक्स वेव। जो रेलिक्स वेव है उस रेलिक्स वेव का बेसिकली टाइम पीरियड है। ओके, टाइम पीरियड ऑफ रेलिक्स वेव है ना। रेलिक्स वेव का टाइम पीरियड का एक टिपिकल वैल्यू है, बेसिकली टिपिकल वैल्यू थोड़ा सा याद रखिए, सारे बहुत काम के हैं। बेसिकली 18 से लेके 22 सेकेंड्स तक है, टिपिकल वैल्यू है टाइम पीरियड ऑफ रेलिक्स वेव। ओके, सारे डाटा को आप लोग यूज करिए, याद रखिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए डेल्टा था। इस डेल्टा क्या था, बेसिकली डेल्टा इज नथिंग बट द एपी सेंट्रल डिस्टेंस। डेल्टा इज नथिंग बट द एपी सेंट्रल डिस्टेंस। ठीक है, एपी सेंट्रल डिस्टेंस। इसका यूनिट बेसिकली डिग्री है। इसका यूनिट बेसिकली क्या है, डिग्री। हम लोग इसको डिग्री यूनिट में बेसिकली डिफाइन करेंगे, जितना सारा मैथमेटिकल टर्म मिलेगा उसमें। इसका टिपिकल वैल्यू है। इस टिपिकल वैल्यू को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछता है। जो टिपिकल वैल्यू ऑफ एपिसेंट्रल डिस्टेंस, टिपिकल वैल्यू ऑफ एपिसेंट्रल डिस्टेंस इज 20 डिग्री से लेके 160 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर। ओके, मस्ट रिमेंबर। सो देखिए, हम लोग सरफेस वेव मैग्नीट्यूड का ये वाला फॉर्मूला, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसमें एस क्या था, हम लोग बोला रेलिक्स वेव का एम्पलीट्यूड है। इसका यूनिट हम लोग माइक्रोमीटर यूनिट में डिफाइन करेंगे। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेलिक्स वेव और डेल्टा इज द एपिसेंट्रल डिस्टेंस। और ये जो एपिसेंट्रल डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ पे 20 डिग्री से लेके 160 डिग्री, इसके बीच इसका रेंज बेसिकली वैरी हो रहा है। इससे ज़्यादा 160 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा और 20 डिग्री से कम में भी नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अच्छे से देखिए, अच्छे से एक पॉइंट आप लोग देखिए। हम लोग ये जो एक्सप्रेशन हम लोग स्टडी किया, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम लोगों को बेसिकली मिल रहा है। ये जो एक्सप्रेशन मिला, बहुत सारा डाटा हम लोग यहाँ पे, बहुत सारा डाटा हम लोग लिखा, 18 से लेके 22 सेकेंड और एपिसेंट्रल डिस्टेंस का रेंज भी हम लोग लिखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या है बेसिकली, और क्या है, इससे क्या बेसिकली हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये जो डाटा हम लोग यहाँ पे लिखा ना, इस डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्या मिल रहा है, देखिए। तो चलिए नोट करके हम लोग सारे इंफॉर्मेशन पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे।
नोट करिए, इज नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग द इक्वेशन ऑफ सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, जो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड का इक्वेशन हम लोग डिराइव किया ऑफ अर्थक्वेक, व्हेन जो फोकल डेप्थ होगा ना लेस देन 50 किमी, ठीक है। फोकल डेप्थ हम लोग डी का वैल्यू 50 किमी कहाँ से मिल रहा है, डेल्टा का वैल्यू हम लोग के पास है, उससे हम लोग स्मॉल डी कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आगे वाला एक रिलेशन था ना, डी इक्वल्स टू डेल्टा माइनस डी, सॉरी इसका होल हाफ स्क्वायर स्क्वायर, एक रिलेशन था ना। इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग इस डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे इस डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डी तो गिवन होगा, डोंट वेरी, जो सिस्मिक वेव कितना डिस्टेंस बेसिकली ट्रैवल किया सोर्स से लेके अर्थ सरफेस तक, वो तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, कोई बात ही नहीं। टाइम वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, टाइम डिफरेंस, बहुत सारा टाइम डिफरेंस कार्व वेव, सिस्मिक जो वेव है उसका वेलोसिटी और टाइम हम लोग को मिला, तो हम लोग डी फाइंड कर लेंगे, है ना। इसको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए और वेलोसिटी चाहिए, वो तो हम लोग को मिला। बहुत हम लोग टाइम डिफरेंस ग्राफ, एपी सेंट्रल डिस्टेंस के थ्रू टाइम डिफरेंस ग्राफ, सारे हम लोग कितना सारा ग्राफ हम लोग स्टडी किया। रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में देखिए, रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में देखिए, तो फाइंड किया, डी तो हम लोगों को मिल जाएगा। बस फोकल डेप्थ फाइंड करने के लिए डेल्टा चाहिए, एपी सेंट्रल डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, ठीक है है ना। सो नोट पे देखिए, हम लोग ये जो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक बेसिकली डिफाइन किया, लिखिए सारे इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन ऑफ surface wave magnitude of earthquake when focal depth that means small d is less than 50 km, okay। लेस देन 50 किमी, इस इक्वेशंस को हम लोग डिराइव किया लेस देन 50 किमी में, क्लियर। सो इसका मतलब क्या हुआ, शैलो अर्थक्वेक जो हम लोग इक्वेशन लिखा, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, दिस इज फॉर शैलो अर्थक्वेक, है ना। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग लिखा यहाँ पे, दिस इज फॉर शैलो अर्थक्वेक, है ना। ओके सो दिस इक्वेशंस डिराइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ द शैलो अर्थक्वेक। हम लोग जो इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव किया, है ना, दिस इज फॉर शैलो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, सरफेस वेव मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ओके। सो दिस इक्वेशंस derived from the study of shallow earthquake, इट्स इंपॉर्टेंट। सो आप लोगों को क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, शैलो अर्थक्वेक का सरफेस मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग शैलो अर्थक्वेक जब फाइंड करेंगे तब एपी सेंट्रल डिस्टेंस का रेंज क्या है वो भी हम लोग को मिला, ठीक है, ओके फाइन। चलिए जितना सारा हम लोग स्टडी किया
उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे और आज का लेक्चर को हम लोग ख़त्म करेंगे। क्या हम लोग स्टार्ट किया बेसिकली, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखा, दैट इज बेसिकली log 10 AS अपॉन कैपिटल T प्लस 1.66 log 10 डेल्टा प्लस 3.3। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखा, दिस इज डिराइव फॉर शैलो अर्थक्वेक, राइट। दिस इज डिराइव्ड फॉर शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक के लिए हम लोग इसको डिराइव किया। शैलो अर्थक्वेक में फोकल डेप्थ कितना होता है? शैलो अर्थक्वेक में फोकल डेप्थ कितना होता है? बेसिकली शैलो अर्थक्वेक में फोकल डेप्थ होता है लेस देन 50 किमी, और फोकल डेप्थ लेस देन 50 किमी, इसका मतलब एपिसेंट्रल डिस्टेंस कितना होता है? एपिसेंट्रल डिस्टेंस कितना होता है? 20 डिग्री से लेके इसका रेंज 160 डिग्री तक होता है। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 20 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 20 डिग्री। जो लास्ट टर्म हम लोग लिख रहे हैं, इससे एक थ्योरी हम लोग डेवलप करेंगे, टेलीसिस्मिक सिग्नल, जो आगे वाला लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रेटर देन 20 डिग्री, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ग्रेटर देन 20 डिग्री। आगे जो लेक्चर, काल का जो लेक्चर होगा बेसिकली इस ग्रेटर देन 20 डिग्री को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रेटर देन 20 डिग्री हो रहा है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यही तक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, और इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट और भी कंसेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, और प्रिवियस भी करेंगे, कुछ असाइनमेंट भी ले लेंगे। अगर आप लोगों का ज़रूरत है एक मॉक टेस्ट भी ले लेंगे, 1 से लेके 2-3 हम लोग प्रीलिम्स का पार्ट 2 रिगार्डिंग हम लोग कुछ मॉक टेस्ट ले लेंगे। अगर आप लोग इसके लिए कमेंट करिए, जो लोग को ज़रूरत है कमेंट करिए, तो उसके थ्रू आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके थ्रू हम लोग में लेक्चर और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आज के तक यहाँ तक है लेक्चर का मज़ा लीजिए, अच्छे से नोट करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम्स है कमेंट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।